1945 के बाद दुनिया बदल चुकी थी। एशिया और अफ्रीका जैसे जायंट महाद्वीपों पर राज करने वाला यूरोप बर्बादी के ढेर पर खड़ा था। हिटलर के जर्मनी और राष्ट्र मित्रों की लड़ाई ने यूरोप को आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी पीछे धकेल दिया था और इस समय इस महाद्वीप के सामने एक नए अंधकार युग का खतरा नजर आ रहा था। ऐसे में दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने यूरोप की मदद करने का ऐलान किया और एक ऐसा प्लान सामने रखा जिससे यूरोप तरक्की की राह पर वापस लौटा। ये अमेरिका का मार्शल प्लान था, जिसमें यूरोप को कर्ज देने से लेकर उसे एक संगठित महाद्वीप बनाने की भूमिका तैयार की गई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस प्लान ने आगे चलकर यूरोप को विकसित और संगठित किया। सबसे पहले मार्शल प्लान की बात करें तो मार्शल प्लान को बेसिकली यूरोप रिकवरी प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। ये दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद पश्चिमी यूरोप को मदद करने वाला एक अमेरिकी प्रोग्राम था, जिसे साल 1948 में इनेक्टेड किया गया और महाद्वीप पर फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के प्रयासों में मदद करने के लिए $15 बिलियन से अधिक दिए गए थे। इस प्लान को जॉर्ज सी मार्शल के नाम पर रखा गया है। इस प्लान के तहत ये कोशिश की जा रही थी कि यूरोप को फिर से पटरी पर लाया जा सके, क्योंकि वॉर में अगर किसी महाद्वीप का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था तो वो यूरोप ही था। ऐसे में इस प्लान में बेसिकली वॉर के दौरान शहरों, उद्योगों और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाने और यूरोप के पड़ोसियों के बीच व्यापार में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए 4 साल की योजना के रूप में तैयार किया गया था। अब इस प्लान से पहले आप ये समझिए कि वॉर के बाद यूरोप की स्थिति क्या थी। असल में जंग के बाद जर्मनी पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी थी। ऐसे में यूरोप 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, एक था पश्चिमी यूरोप और एक था पूर्वी यूरोप, जिनके बंटवारे की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इन दोनों हिस्सों के बीच में जो बॉर्डर बना उसे आयरन कर्टन कहा करते थे। अब हुआ ये कि जो पश्चिमी यूरोप है उस पर अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ गया था, जिसमें शामिल थे फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे देश। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी यूरोप में जो देश थे उन्हें सोवियत संघ ने लगभग अपने अंडर ही ले लिया था। अब ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ही दुनिया को 2 महाशक्तियां दी, जो कोई और नहीं बल्कि यूएसए और यूएसएसआर ही थे। ऐसे में दोनों शक्तियां पूरी दुनिया में अपने आप को आगे रखने के लिए अपने बाकी के देशों को अपना सपोर्ट देकर उसे उभारने के बहाने अपना फायदा करना चाहते थे। इसी चीज को देखते हुए यूरोप दोनों की नजरों में आया था। ऐसे में अमेरिका ने आगे बढ़कर यूरोप की मदद करने के लिए उसे उभारने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम का नाम रखा गया था मार्शल प्रोग्राम। इस प्लान के एग्जीक्यूशन को ही एक तरह से यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत के तौर पर भी जाना जाता है। मार्शल योजना के तहत ही यूरोप का कोऑर्डिनेटेड रिकंस्ट्रक्शन साल 1947 के आखिरी में भाग लेने वाले यूरोपीय देशों की एक बैठक के बाद तैयार किया गया था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने 3 अप्रैल 1948 को मार्शल योजना पर अपने साइन किए, जिसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, पश्चिम जर्मनी और नॉर्वे सहित 16 यूरोपीय देशों को सहायता देने की शुरुआत की गई। लेकिन यहीं पर आपको बता दें कि शुरुआत में इस मार्शल प्रोग्राम को पूरे यूरोप के लिए लाया गया था, जिसमें यूएसएसआर को भी मदद देने की बात की गई थी। लेकिन उस वक्त के यूएसएसआर के लीडर जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने अमेरिका से मदद लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद बाकी के पूर्वी यूरोप के देशों ने भी मना कर दिया था। अब जब देना सिर्फ कुछ ही देशों को था, तो ऐसे में कुल सहायता का 90% हिस्सा 16 यूरोपीय देशों को ग्रांट के रूप में भी दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रिटेन को दिया गया था। इस पूरे प्रोग्राम का मकसद यही था कि यूरोप में ठप पड़ चुकी कृषि को फिर से ढर्रे पर लाया जाए, जिसके लिए बड़े पैमाने पर कृषि से जुड़ी चीजों को यूरोप के देशों में भेजा गया। कृषि के साथ ही साथ जो दूसरा सेक्टर था जिसमें सबसे ज्यादा बर्बादी हुई थी, वो था पूरे यूरोप का इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि हवाई हमलों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया था। इसीलिए इस मदद में इन खराब और बंद पड़ चुकी फैक्ट्रियों को फिर से शुरू किया गया। इसके साथ ही हजारों की संख्या में यूरोप के लोगों को इसी प्लान के तहत अमेरिका भेजा गया, जहां उन्होंने नई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को सीखा और फिर वापस आ गए, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी नई टेक्नोलॉजी मिल गई। इस तरह से देखा जाए तो 1947 से 1951 तक के 4 साल के दौरान जितना सोचा गया था, मार्शल प्लान ने उससे कहीं अधिक फायदा यूरोप को पहुंचाया और खेती से लेकर इंडस्ट्रीज तक की ग्रोथ बहुत अच्छी थी। और यही वो समय भी बना जब पूरे यूरोप में ट्रांसपोर्टेशन की कमी को दूर करने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक बड़ा बूम आया और यूरोप में भी ऐसी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां लगाईं, जिसे बनाना वर्ल्ड वॉर के बाद तो बहुत मुश्किल लग रहा था। खैर, ये तो सिर्फ पश्चिमी यूरोप की कहानी हो गई, लेकिन अगर पूर्वी यूरोप की बात करें तो वहाँ पर कम्युनिज्म का बहुत बोलबाला था। और ये बोलबाला ऐसा था कि यूएसएसआर ने इन देशों के डेवलप करने या कहें कि रीडेवलप करने के लिए जो प्लान बनाए थे, वो भी ज्यादातर यूएसएसआर के अपने नियमों से मेल खाते थे। जैसे उन्होंने अपने यहाँ के हिसाब से ही कृषि को पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि खेती भले ही किसान करे, लेकिन उनका खेत और उस अनाज पर मालिकाना हक नहीं होगा। और इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ भी हुआ। यूएसएसआर के इस डेवलप प्रोग्राम को कमकॉन नाम दिया गया, जिसके कारण पूर्वी यूरोप ने कुछ इकोनॉमिकल ग्रोथ तो जरूर देखी, लेकिन फिर भी वो कंपैरेटिवली पश्चिमी यूरोप से अंडर डेवलप ही रहा।
जो आगे चलकर यूएसएसआर के लिए बहुत भारी पड़ा और 80 का दशक आते आते पूर्वी यूरोप की हालत और खराब हो जाती है। यही कारण बनता है कि जब 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है और जिस आयरन कर्टन की वजह से पूरा यूरोप 2 हिस्सों में बटा हुआ था, उसे खत्म करने के लिए बर्लिन की दीवार तोड़ दी जाती है, जिससे पूरा यूरोप फिर से एक हो जाता है। ये तो थे यूरोप के रीडेवलप करने वाले 2 बड़े प्रोग्राम। अब आइए आपको बताते हैं कि यूरोप ने खुद को कैसे एकजुट किया। तो आपको बता दें कि साल 1957 में रोम की संधि होती है, जिसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी EEC की स्थापना की गई, जिसका काम था यूरोप के मेंबर देशों के बीच व्यापार और बाकी इकोनॉमिकल सपोर्ट को पहुंचाया जाए। इसी के साथ यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी की भी स्थापना की गई। बाद में इस संगठन में शामिल देशों की संख्या बढ़ती गई और इसी के साथ समय समय पर इस ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे में भी बदलाव किया गया। संगठन के फायदों को देखते हुए बाकी के यूरोपीय देशों ने भी इसकी सदस्यता ले ली। साल 1973 में ब्रिटेन, डेनमार्क और आयरलैंड ने भी EEC को ज्वाइन कर लिया। फिर साल 1981 में यूनान और 1986 में पुर्तगाल और स्पेन ने भी इसकी सदस्यता ले ली, जिससे हुआ ये कि अमेरिका और यूएसएसआर के कोल्ड वॉर के खत्म होने तक यानी कि 90 के दशक तक EEC में शामिल देशों की संख्या बढ़कर 12 हो गई थी, जो कि शुरुआत में महज 6 ही थी। इस तरह से यही EEC आगे चलकर 1993 में यूरोपियन यूनियन में बदल गया और पूरा यूरोप एक साथ आकर एक दूसरे की मदद करने लगा, जो सिलसिला आज तक चलता आया है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की मदद के बिना कभी यूरोप इतना डेवलप कर पाता? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब